स्टूडेंट्स, ये जो राइटिंग बैच है, इस राइटिंग बैच में सभी स्टूडेंट्स को राइटिंग सेक्शन की बुक मिल रही है। हार्ड कॉपी जो उनके घर तक पहुंच जाएगी, नहीं पहुंची है तो जिनके पास पहुंच गई है वो ये बुक को ओपन करके रखेंगे। ये बुक को कैसे पढ़ना है, आज इस वीडियो क्लास में हमें बात करनी है। ओके। तो बुक टोटल 567 पेजेस की बुक है। और इस बुक में अगर आप इंडेक्स देखोगे, ये सारा प्रेफेस से इंडेक्स अगर आप देखोगे, मैं छोटा कर देती हूँ, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो इंडेक्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। जो सेक्शन है इसमें स्टूडेंट्स को लगता है क्या ही पढ़े हैं, मगर ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे फर्स्ट से लेकर 5 चैप्टर में ये बताया गया है कि आपको यूपीएससी का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। दूसरा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से मार्क्स को दिया जाता है, क्या पैरामीटर्स होता है। ओके, ये सारी चीजें बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक बार पढ़ लेना बहुत जरूरी है और फिर फॉलो करना है। फिर उसके बाद ये राइटिंग सेक्शन में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट और एस्से है। उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर का पेपर्स है, तो 2018 से 2025 तक का पेपर्स आपको इसमें मिल जाएंगे विद सोल्यूशन, पेपर 2 का। ओके, नॉट पेपर 1। उसके बाद अपेंडिसेस है जिसमें आपका पेपर 2 का इंस्ट्रक्शन पेजेस है। अगर आपको जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट आपको जो दिया गया है ना, जो मैंने यूपीएससी से डाउनलोड किया था, तो उसी को टाइप करके एकदम डिट्टो, कोई चेंज नहीं, उसी को टाइप करके यहाँ पे अपेंडिक्स ए में डाल दिया गया है, ताकि अगर आप वो नहीं पढ़ो तो कम से कम बुक से वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। यूपीएससी के इंस्ट्रक्शंस ट्रैप होते हैं स्टूडेंट्स, फॉलो नहीं करोगे तो उस ट्रैप में फंस जाओगे। फिर अपेंडिक्स बी में आपका यूपीएससी आंसर राइटिंग शीट है, जो हर जगह आपको मुखर्जी नगर में मिल जाएगा। ये यूपीएससी की प्रेसी राइटिंग शीट है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी। कहीं कहीं जो यूपीएससी की शीट्स मिलती है, प्रेसी शीट्स मिलती है, उसमें बॉक्सेस छोटे होते हैं। ये वाला जो प्रेसी राइटिंग शीट है, इसमें भी मेरे बॉक्सेस छोटे हैं, मगर यूपीएससी का जितना बड़ा बॉक्स है ना, एरिया जितना कवर कर रहा है वो एक बॉक्स, उससे थोड़ा सा कम है। आप समझे। यूपीएससी शीट का जो बॉक्स है ना, प्रेसी शीट का, वो थोड़ा सा बड़ा है और मेरा हल्का सा छोटा है। मगर अगर जो आप मार्केट में बॉक्सेस देखोगे ना प्रेसी शीट का, वो बहुत नैरो होता है या बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अंडरस्टूड। तो हमने कोशिश की है कि यूपीएससी के प्रेसी शीट के बॉक्सेस के डायमेंशंस को ही हम मद्देनजर रख के ये प्रेसी शीट को बनाएं। ओके। अब उसके बाद ये चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 तो हमने पूरा पढ़ लिया है। ओके। अब उसके बाद हम आते हैं सीधे, हम रिपोर्ट राइटिंग में आते हैं। 164 पेज है, तो सीधे हम रिपोर्ट राइटिंग में आएंगे। अब रिपोर्ट राइटिंग जो शुरू होगी, तो जब जब शुरू होगी तब तो इसमें हमें डिटेल में बात करना है। तो अभी मैं सिर्फ इसमें ये बात करूंगी स्टूडेंट्स, कि हमारा बैच तो चलता रहेगा शेड्यूल के अकॉर्डिंग। मीनवाइल आप क्या कर सकते हो कि आप लोग ये बुक पढ़ना शुरू कर दो। ओके। अब ये बुक कैसे पढ़ोगे, तो आप आरसी, प्रेसी, ये सब तो है ही, इसको तो पढ़ोगे ही। मगर जैसे रिपोर्ट क्वेश्चंस है, तो आपको कौन से रिपोर्ट क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, क्योंकि सब सारे रिपोर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आप देखोगे तो इसमें टोटल कितने रिपोर्ट क्वेश्चंस हैं, 58 है, और सबके आंसर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहली चीज है, जब भी आपको इन्वायरमेंट बेस्ड चाहे रिपोर्ट क्वेश्चंस मिलता हो, आर्गुमेंट मिलता हो या ऐसे, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप ये मत सोचना ये आएगा नहीं आएगा, करंट है, एंशियंट है, सब कुछ मत सोचो। अगर इन्वायरमेंट बेस्ड है तो आपको पढ़ना जरूरी है। तो जितने भी इसमें रिपोर्ट क्वेश्चंस इन्वायरमेंट बेस्ड है, आप देखिए कितना सारा है। टोटल टोटल 23 तक है, यानी 23 रिपोर्ट क्वेश्चंस एनवायरमेंट बेस्ड है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। चाहे फॉरेस्ट फायर हो, अ, ये फॉरेस्ट फायर क्वेश्चन मैंने कब दिया था, जब अमेजोन में बहुत जबरदस्त आग लगी थी, तब ये फॉरेस्ट फायर का क्वेश्चन दिया था, आया नहीं क्वेश्चन। ओके। मगर अभी भी ये इंपॉर्टेंट है स्टिल। वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, ये क्वेश्चन कब दिया था, जब केरला में एलिफेंट और ह्यूमन के बीच में अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, एलिफेंट का अटैक बहुत बढ़ गया, तब ये क्वेश्चन दिया था, मगर ये आया नहीं। केरला में इनफैक्ट वाइल्ड वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट एक डिजास्टर है, केरला में इसको डिजास्टर टर्म दिया गया है, मगर ये आया नहीं क्वेश्चन। मगर इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं आ सकता, आ सकता है।
मैनुअल स्कैवेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है कि जो कचरा बिनते हैं ना उन लोगों के लिए, तो वो लोग सीधे हाथ से बेयर हैंड यूज करते हैं। तो क्या पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, इसके लिए ये है। तो सारा इंपॉर्टेंट है। अर्बन हीट आइलैंड पिछले 4 साल से मेरे को लगता है कि आएगा। और जब भी गर्मी आती है दिल्ली में, तो पता चलता है कि अब आप सोचो, अगस्त में एग्जाम या जुलाई में एग्जाम होता है, पूरा अप्रैल में इतनी गर्मी होती है, अंडरस्टूड। और हमेशा न्यूज़पेपर में आएगा रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से कितना रिलेटेड है ये क्वेश्चन, कैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है अर्थ का। तो आता नहीं है क्वेश्चन, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं भी आता है स्टूडेंट्स, देखिए अगर आप इसको पढ़ लेते हो, अगर सपोज ऐसे क्वेश्चन कोई आता है, ओके, क्लाइमेट चेंज पे आता है, और अगर आपको लगता है कि इससे कुछ हमें, जो रिपोर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, इससे कुछ आप कोई सेंटेंस ले सकते हो, कोई पीस ऑफ कंटेंट ले सकते हो, वो ऐसे में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, अंडरस्टूड। इसलिए ये मत सोचना ये एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर रिपोर्ट है। जैसे एक बार मैंने रिपोर्ट क्वेश्चन पूछा था ई वेस्ट, जो मैंने अब यहाँ से रिपोर्ट से हटा दिया है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आया नहीं, मैंने पूछा बहुत पहले था, और आया 3 साल बाद, अभी आया है, ऐसे क्वेश्चन आया है ई वेस्ट पे, जबकि मैंने बहुत पहले पूछा था, मगर आया अभी। क्यों आया पता है? क्योंकि इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन अभी मैं दे रही हूँ, हो सकता नहीं आए, मगर हो सकता 2 साल बाद आए, हमें नहीं पता है, अंडरस्टूड। हो सकता है जो रिपोर्ट क्वेश्चन दिया है, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था ग्रीन ग्रोथ पॉलिसीज, अब ये वाला मतलब मैंने शायद एसए में दिया था या रिपोर्ट में दिया था, मुझे अभी ध्यान नहीं है। अभी तो रिपोर्ट में मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये हर हर समय हर साल एडिट होता रहता है ये बुक। तो इस पे क्वेश्चन 2 साल बाद ग्रीन ग्रोथ पॉलिसीज पे आया था, सीएपीएफ में, अंडरस्टूड। वन हेल्थ मॉडल, वन हेल्थ मिशन, ये कब दिया था? कोविड के समय दिया था। तो वन हेल्थ मॉडल क्या कहता है कि इन्वायरमेंट का हेल्थ, एनिमल का हेल्थ और ह्यूमन का हेल्थ, तीनों का हेल्थ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जब भी हम कोई भी पॉलिसीज, इन्वायरमेंट बेस्ड पॉलिसीज को हम इनिशिएट करते हैं, तो हमें तीनों का हेल्थ देखना पड़ेगा, ओके, अंडरस्टूड। तो ये कोविड के समय दिया था, सोचा कि आएगा आएगा, अभी तक नहीं आया है, मगर अब ये क्वेश्चन मैं हटा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आ जाए, अंडरस्टूड। तो ये रिपोर्ट का है। कुछ चीजें हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये इंटरनेट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो उसमें डिजिटल इंडिया एक्ट, डिजिटल इकोनॉमी, इंडिया डिजिटल डिवाइड पढ़ लेना। मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना है और अभी तक आया नहीं है इस पे। डिजिटल इकोनॉमी क्वेश्चन डायरेक्टली कभी नहीं आया इस पे, ओके। अच्छा, अब ये क्वेश्चन तो नया है, इंडिया डिजिटल इंडिया एक्ट है, 2023 का ही है, तो हमें लगा कि इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं रिपोर्ट के, मगर आया नहीं, ओके। इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू साइबर क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर ही मैंने दिया था, मगर आया नहीं क्वेश्चन, ओके। साइबर अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल चाइल्ड अब्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी देखो, मैंने सारा टिक मार्क कर दिया है, ओके। तो आप लोग अपने बुक में भी ऐसे मार्क कर देना। पुलिस रिफॉर्म्स, अटैक ऑन जर्नलिस्ट, ये सारा इंपॉर्टेंट है। राइज ऑफ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट इंडिया इंसर्जेंसी, तो इस पे क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, ओके। तो मगर लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो ऐसे क्वेश्चन आया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, ऑब्वियसली आता ही, क्योंकि इतना वायलेंस हो रहा है, मणिपुर वायलेंस हो रहा है, 3 साल से वहां पे वायलेंस है, तो वो आना ही था क्वेश्चन। मगर पता है डिफरेंट तरीके से पूछा क्वेश्चन, कैसे? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है ना, ग्लोबलाइजेशन पे पूछ लिया था, ओके, कोलोनाइजेशन पे पूछा था शायद क्वेश्चन, या ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा था। तो आता है क्वेश्चन, मगर कभी कभी इनडायरेक्टली भी आ जाता है, ओके। जॉब कट टेक, जॉब कट इन टेक लैंड, इंपॉर्टेंट है, एआई की वजह से जॉब लॉसेस हो रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। कास्ट सेंसस बिहार में हुआ ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके, फाइन। अब ये जो है ना पाक ड्रोन, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी एंड हनी ट्रैपिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फीमेल्स को हायर कर लेते हैं इंडियन स्पाइस को ट्रैप करने के लिए, तो उस समय एक बार न्यूज आया था इसका, मगर क्वेश्चन कभी नहीं आया इसका, मतलब। डेट ट्रैप पॉलिसी है इंपॉर्टेंट, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, मगर डेट ट्रैप पॉलिसी जब भी आपका चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आईआर, इंडिया चाइना का रिलेशन, तो आपको डेट ट्रैप पॉलिसी के बारे में लिखना ही पड़ेगा, ओके। इंडिया चाइना वाटर रिलेशन एज सच अब इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, मगर जब भी इंडिया चाइना का रिलेशनशिप आएगा और कुछ
ऐसा कुछ रेलिवेंट आपको लगता है कि इसमें वाटर रिलेशंस के बारे में लिख सकते हैं, तो आपको इसको भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको, और ये अनमैन्ड एयर व्हीकल है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ये इंपॉर्टेंट था, तो मैंने दिया था। सिविलियन वॉर प्रिपेयर्डनेस, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसलिए इंपॉर्टेंट था, तो मैंने दिया था। गवर्नर गवर्नमेंट टसल है, ये तो हमेशा ये टसल होता रहेगा, तो इसको पढ़ लेना। ओके, तो ये है रिपोर्ट। रिपोर्ट कैसे लिखना चाहिए, तो जब हम इसके वीडियो क्लासेस जब होगी तब हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारा रिपोर्ट है। अब हम आ रहे हैं आर्गुमेंट में। रिपोर्ट के क्वेश्चन तो सिर्फ 58 है। अब अगर आप आर्गुमेंट के क्वेश्चंस देखोगे स्टूडेंट्स, तो आर्गुमेंट के क्वेश्चंस टोटल 95 है। ओके, और इसको भी इसी तरह से डिवाइड किया गया है। तो शुरुआत इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में इंडियन रुपी कैन टेक अ सेंटर स्टेज। तो एक बार को तो लग रहा था कि इंडियन रुपी सेंटर स्टेज ले लेगी, क्योंकि ट्रेड जो हो रहा था वो रुपीज में भी हो रहा था। ओके, तो ऐसा फील हो रहा था। मगर अभी ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चन आ चुका है। ओके, क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चन आ गया है, मैंने ये 3-4 बार क्वेश्चन दिया था और ये पुराना क्वेश्चन है, तो मगर अब आ चुका है। अब सोचिए, क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टाइम दिया था 2018 में, और क्वेश्चन 2018 में पूछा नहीं है, 2-3 साल बाद क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चन आया है। इस लास्ट ईयर आया है या लास्ट टू लास्ट ईयर आया है? आप समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो आप ये मत सोचना कि मतलब ये क्वेश्चंस 3 साल पुराना है, 2 साल पुराना है। अगर मैंने इस बुक में रखा है ना वो क्वेश्चन, इसका मतलब है कि क्वेश्चन आने की उम्मीद है, इसलिए रखा है। ओके, तो इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2 या 3 साल पुराने हैं। ओके, ठीक है। ये वाला बैड बैंक का है, एनपीए क्राइसिस, ये क्वेश्चन मैंने तब दिया था जब बैंक ऑफ बड़ौदा, सॉरी, जब बैंक मर्जर हुआ था। ठीक है, तब ये क्वेश्चन दिया था। तो मुझे लगा इस पे आएगा, मगर नहीं आया। मगर अभी भी बैड बैंक्स तो अभी भी है, अभी भी प्रॉब्लम है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। एनपीए क्राइसिस तो अभी भी है, तो क्वेश्चन तो अभी भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को हटाया नहीं है। अंडरस्टूड? प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे, ये क्वेश्चन अब आने की थोड़ी उम्मीद कम है इस पे। अगर हाँ इस पे इश्यू कुछ आ गया तो फिर आएगा। वेल्थ टैक्स शुड नॉट बी रीइंस्टेटेड इन इंडिया, तो ये क्वेश्चन हिंदू एडिटोरियल में इस पे आया था। वेल्थ टैक्स पे अच्छा खासा आया था, 2-3 दिन बाद, 2-3 बार ये इस पे आर्टिकल आ गया था, तो मुझे लगा आएगा, तो मैंने इस पे दे दिया था, मगर नहीं आया। ओके, ये इसी साल का क्वेश्चन है। फाइन, तो देखिए मैंने ऐसे टिक मार्क किया ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जो जो मैंने टिक मार्क किया ना वो सारे इंपॉर्टेंट। ये इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस है, ये पॉलिटिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस है। ओके, फाइन, तो ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ लो, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टूड? ये इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स, मीट इंडस्ट्री शुड बी बैंड, ग्रीन क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स इंडियन फॉरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आया नहीं, मुझे तो ये रिपोर्ट में भी लगता है, रिपोर्ट में भी आ सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पे आ चुका है, जीएमएफ पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत पहले दिया था, मगर आया बहुत बाद में। अंडरस्टूड? तो इसीलिए क्वेश्चंस रख रही हूं मैं। फॉसिल फ्यूल इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट, तो इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन जितना भी है वो सारे इंपॉर्टेंट। ओके, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ये क्वेश्चन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स बहुत पहले, अगर आप 2011-12 ऐसे देखोगे ना प्रीवियस ईयर का, तो उसमें इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, फिर 2025 में ही केन बेतवा का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है इंटरलिंक करने के लिए रिवर को, तो ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ये फिर से ये इशू वापस से आ गया, तो फिर से मैंने ये वाला क्वेश्चन दे दिया। ओके, तो पहले 2011 में आ चुका है, मगर मुझे लगा कि फिर से आने की उम्मीद है, तो मैंने ये दिया है, मगर अभी आया नहीं है। ओके, मगर आने की उम्मीद है। फाइन, फिर ये एजुकेशन है, रिजर्वेशन है, फिर स्पोर्ट्स एंड सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस है। पढ़ना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। ओके, ये 70th क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग शुड बी बैंड इन इंडिया, ये है ना, एससे क्वेश्चन आ चुका है, मैंने इसको रिपोर्ट क्वेश्चन दिया था, मगर वो आया एससे में। फाइन, तो मैंने रखा है, हालांकि अब इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप लोग देखोगे ऑनलाइन गेमिंग पे क्वेश्चन आया है, पबजी का जब बहुत ऐसे डेथ हुआ था ना, तो मैंने आर्गुमेंट में दे दिया था, मगर वो एससे में आ गया था। फाइन,
ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी भी रेगुलेट करने की जरूरत है। अब आ नहीं रहा क्वेश्चन, वो अलग चीज है, मगर अभी भी रेगुलेट करने की जरूरत है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत बर्निंग इशू है स्टूडेंट्स, आ नहीं रहा है। इस पे मैंने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज करके नहीं, चाइल्ड डिजिटल अब्यूज का रिपोर्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड पे इंपॉर्टेंट है। ओके। इंटरनेट कम्युनिटी इज एम्प्लॉयड फॉर डी ह्यूमनाइजिंग द पीपल। तो ये जो ट्रोल आर्मी है जो क्रिएट हुई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बारे में है ये क्वेश्चन। फाइन। फिलोसफिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर वो नहीं भी पढ़ोगे तो ठीक है। वी आर आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन डिमाइज, ह्यूमन काइंड बेनिफिट्स मोर फ्रॉम डाइवर्सिटी एंड देन यूनिफॉर्मिटी, ये फिलोसफिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो डाइवर्सिटी और यूनिफॉर्मिटी पे पढ़ लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी तो है इसकी वजह से। ओके। जुडिशरी बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइन। ठीक है। अब हम आते हैं एस्से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्से को कैसे पढ़ना है स्टूडेंट्स? ऐसे बहुत सारे दिए हुए हैं, और आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको सैंपल ऐसे क्वेश्चंस दिया है। अब इसमें थीम में डिवाइड है एंटायर ऐसे क्वेश्चंस। अगर आप देखोगे ना, करीब 250 ऐसे क्वेश्चंस विद आंसर्स है इस बुक में। तो सबसे पहले उसको थीम में डिवाइड कर दिया, आईआर, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, सोसाइटी, इलेक्शन, पॉलिटिक्स, वनरेबल, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सट्रीमिज्म, सिक्योरिटी, फिलोसफी, एग्रीकल्चर, जुडिशरी, कल्चर, हिस्ट्री, साइंस, पर्सनालिटी। तो टोटल 250 नहीं है, 274 ऐसे क्वेश्चन है टोटल। ठीक है। अब 274 ऐसे क्वेश्चंस को हमने इस तरह से डिवाइड किया है। तो ये आपका आईआर वाला है। तो आईआर में भी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी पीस इन कश्मीर पढ़ लो, कंटेंट मिलेगा इसमें। फिर पाक चाइना अलायंस, इंडो चाइना, रशिया चाइना पाक एक्सिस, ये अब इंपॉर्टेंट नहीं है। रशिया चाइना पाक एक्सिस इसलिए अब इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रशिया इंडिया आकर विजिट कर लिया है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि रशिया अब थोड़ा सा इंक्लाइन इंडिया की तरफ हो रहा है। रीजन ये है कि यूएसए और इंडिया के बीच में अब टसल हो रहा है, ट्रेड वॉर टाइप का चल रहा है। तो रशिया, पहले इंडिया और यूएसए के बीच में थोड़ा फ्रेंडशिप हो गया था, तो अब रशिया क्या किया, वो चाइना से फ्रेंडशिप कर लिया। फाइन। अब ये जियो पॉलिटिक्स थोड़ा सा टर्न ले रही है, अब इंडिया और यूएसए में थोड़ा टसल चल रहा है। तो रशिया और इंडिया वापस से, जो एक ट्रेडिशनल फ्रेंड्स है, वो वापस से फिर से करीब आ गए हैं। ओके। तो इसलिए अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है एट्थ वाला मुझे। फिर चाइना का थ्रेट अभी भी है, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। बॉर्ड, चाइना और इंडिया में से बॉर्डर ही एक नहीं है इशू जो इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है। फिर इंडिया और चाइना अभी अपने रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर, वेपनाइजिंग वाटर टू गेन मिलिशियो पॉलिटिकल एडवांटेज, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था कि ऑपरेशन सिंधु, सिंधु पहलगांव अटैक हुआ। फिर ऑपरेशन सिंधु होने के पहले क्या हुआ, इंडस वाटर ट्रिटी को रिवोक कर दिया गया। फाइन। तो वाटर को इंडिया एज अ वेपन ले रहा है, ओके, ताकि पाकिस्तान स्टाफ करे। फाइन। तो वाटर एक तरीके से मिलिट्री वेपन की जैसे काम कर रहा है। फाइन। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे, मगर आया नहीं ये क्वेश्चन, वाटर पे क्वेश्चन आया नहीं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आ नहीं सकता है, कि वाटर अभी भी वेपन है, अंडरस्टूड, टू गेन दिस पॉलिटिकल एडवांटेज। तो ये क्वेश्चन अभी भी इंपॉर्टेंट है। ओके। वेस्ट एशिया पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट किए हैं, तो आने का उम्मीद है इस पे। और ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है आर्गुमेंट में। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे, मैंने ये ऐसे क्वेश्चन पूछा था, मगर वो आर्गुमेंट में आ गया था, तो आप लोग देख लेना, है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन अब मत करना। ग्लोबल पार्टनरशिप, अब देखो, जितना भी मल्टीलैटरलिज्म है, प्रोटेक्शनिज्म है, और फिर मल्टी अलाइनमेंट है, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। 15, 16, 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि पहले क्या था, रशिया यूक्रेन वॉर के पहले की बात बता रही हूँ, या ट्रम्प के आने के पहले की बात बता रही हूँ। ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था। फाइन। मगर ट्रम्प के आने के बाद पॉलिसी एकदम चेंज हो गई। कैसे? ट्रम्प के आने के बाद क्या हुआ कि यूएसए अब सीधे क्या कर रहा है, सिर्फ अपने कंट्री पे फोकस कर रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन।
सिर्फ अपने फर्स्ट पॉलिसी, वी द फर्स्ट, अपने आप को वो फोकस कर रहा है, अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। तो अभी जो पॉलिसी चल रही है, और इनफैक्ट कोविड के बाद का भी ये शुरू हो गया था, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी चल रही है। अब ग्लोबलाइजेशन नहीं, लोकलाइजेशन की बात कर रही है। अब अब बात क्या हो रही है कि सिर्फ एक कंट्री से अलायंस नहीं रखना है, सारे कंट्री से अलायंस रखो, सारे कंट्री से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करो। ठीक है, कहीं से किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो अब मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है, और अब सिंगल पावर नहीं है, यूएसए सिर्फ पावर नहीं है। यूएसए तो अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, डब्ल्यूटीओ से अभी विड्रॉ नहीं किया है, मगर डब्ल्यूएचओ से भी विड्रॉ कर लिया है। ओके, डब्ल्यूटीओ से भी विड्रॉ कर लेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी विड्रॉ कर लेगा। तो जितना भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए उससे विड्रॉ कर रहा है। जितना भी वो फंड्स देता था, डब्ल्यूएचओ में देता था, वो फंड्स को भी हटा दिया, क्योंकि अब वो फंड्स वो डाइवर्ट कर रहा है अपनी कंट्री में, कि मैं अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करूंगा, मैं बाकी किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता हूं। ऐसे ट्रंप ने डायरेक्ट बोला हुआ है। अंडरस्टूड? तो अब क्या है, प्रोटेक्शन, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करो। तो इसीलिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंस अब कोई सिर्फ चाइना, सिर्फ यूएसए या सिर्फ रशिया नहीं है, अगर हम बोले ग्लोबल पावर, अब इंडिया भी है, रीजनल पावर भी है इंडिया, ग्लोबल पावर भी बनने की कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो अब यूएसए सिर्फ द सोल पावर होल्डर नहीं है, वो ग्लोबल डिसीजन अब नहीं ले सकता है, और लेता भी नहीं है। अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएसए नहीं हैंडल कर पा रहा है। ओके, तो इसीलिए मल्टीलैटरलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म और मल्टी अलाइनमेंट, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? ये वाला अब नहीं है, आरसीपी अब नहीं है, इसको भी छोड़ दो ये सब। बायोलॉजिकल वेपन अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन अभी भी बन ही रहे हैं। ओके, बाकी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ओके, अब हम देखते हैं। और जितना भी इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा इंपॉर्टेंट है। अर्बन लिवेबिलिटी, अर्बन फ्लड, अर्बन एग्रीकल्चर, अर्बन फॉरेस्ट्री। ई वेस्ट पे मत करना, ई वेस्ट पे क्वेश्चन आ चुका है, तो ई वेस्ट मत करना। फॉरेस्ट, वाटर क्राइसिस, ग्लोबल वाटर क्राइसिस, रिवर इंटरलिंकिंग। रिवर इंटरलिंकिंग 2011-12 में आ गया था, फिर से हिंदू एडिटोरियल में रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में आया था, गैन बतवा प्रोजेक्ट की वजह से। तो मैंने ये वापस से दे दिया है, आया नहीं आया अभी तक, तो खैर नहीं आया है। डर्टी रिवर, बस सब कुछ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सब कुछ। ठीक है, आप एनवायरनमेंट पे कुछ भी मत छोड़ना। ठीक है, अब मैं ना आप लोगों को बताती हूँ पढ़ना कैसे है आप लोगों को। ठीक है, तो एक बार आप लोगों को सारी चीजें पढ़नी है, और जो भी पीस ऑफ कंटेंट आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, उस पे आप लोगों को, आपके पढ़ने के तरीका कैसा है वो आप देख लेना, कि आप लोगों को अलग से नोट डाउन करना है, यही बुक पे अंडरलाइन कर देना तो कर लेना। ओके, अच्छा, अब मैं आप लोगों को ना कुछ चीजें बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है, कोई भी ऐसे कैसे पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, मैं आ रही हूँ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में। ओके, एक सेकंड, लास्ट ईयर का क्वेश्चंस, व्हाट इज हैपनिंग। 2025 में सीधे हम आते हैं, और आपको मैं बताती हूँ हर एक ऐसे क्वेश्चन को वैसे ही पढ़ना है जैसे मैं आप लोगों को तरीका बता रही हूँ। ये 2021 है, हम लोगों को थोड़ा सा और स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 2024 ही देख लेते हैं। मुझे मगर 2025 देखना है ना, तो 2024 देखें, चलिए, आने वाला है। दिस इज 2025, ठीक है। Importance of cyber security in the world of digital information, cultural diplomacy and world peace, impact of climate change on Indian agriculture। कितना सिंपल सपाट क्वेश्चन है, मगर कितना इंपॉर्टेंट है। Women's health, journey of resilience and empowerment। देखिए स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और विमेन, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, विमेन का इशू हमेशा से रहा है, इन्वायरमेंट का इशू हमेशा से रहा है, एग्रीकल्चर का इशू हमेशा से रहा है। ठीक है। और हाँ, अब क्या है, एआई, सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, ये भी अब इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मैंने अपने ऐसे क्वेश्चन में साइबर अटैक पे दिया था, क्वेश्चन क्या आया, साइबर सिक्योरिटी में। तो कभी कभी क्या होता है कि भाई एकदम डिट्टो जैसा क्वेश्चन हम फ्रेम करें वैसा नहीं आ रहा है, मगर मिलता जुलता आ सकता है। साइबर अटैक पे दिया मैंने और क्वेश्चन आया साइबर सिक्योरिटी पे। तो आपको पता होना चाहिए कैसे आंसर्स को हमें मोल्ड करना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है। एक आपका आ गया था ये फिलोसफिकल बेस्ड क्वेश्चन, कोड बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चन आ ही गया है। ओके, ये 2025 में आया क्वेश्चन, और मैंने क्रिप्टो करेंसी बहुत पहले दिया था क्योंकि बहुत पहले इसका इशू आया था। ओके, अब ये क्रिप्टो करेंसी का इशू जब 2025 में क्वेश्चन आया है ना, तो बहुत बड़ा इशू नहीं चल रहा था क्रिप्टो करेंसी का। हम लोग न्यूज़पेपर लगातार पढ़ ही रहे थे, कोई इशू नहीं चल रहा था। जब इशू चला था ना तब दिया था, तब तो यूपीएससी वाला पूछा नहीं, अब जाके पूछा 2025 में। अब आप सोच लीजिए। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को निगलेक्ट मत करिएगा। अब मैं बता रही हूँ ऐसे कैसे आप लोगों को पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है और ये कंक्लूजन है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं ना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ोगे और उसके बाद कंक्लूजन पढ़ोगे, मेन बॉडी पे अभी नहीं आओगे। फाइन, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को किस पर्सपेक्टिव से आप लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। फाइन, तो इसमें आप देखो कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ड्स है। अब 10 वर्ड्स में मुझे कोई की कंपोनेंट ऐसे का इसमें निकालना है इस 10 वर्ड में। तो की कंपोनेंट क्या है, एक आपका इंपॉर्टेंस है, दूसरा आपका साइबर सिक्योरिटी है, और तीसरा आपका डिजिटल इंफॉर्मेशन है। ओके, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। अब मुझे कोई भी अनम्यूट करके मुझे बताएंगे इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंस है कि साइबर सिक्योरिटी है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट? कोई भी मुझे बताए, एनीबडी? अमन आपका, मैम आप मना बताओ अमन। मैम डिजिटल इंफॉर्मेशन। ओके, और कोई? धर्म साइबर सिक्योरिटी, मनीष बता सकते हो, चैट में बताओ क्या चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में तो हम ऐसे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मैम मगर अभी आप लोग को साइबर क्या लग रहा है? साइबर सिक्योरिटी हो सकता है। अगर साइबर वो हम सिक्योरिटी। हम्म। अगर हम उनको उस पे अगर फोकस करें तो फिर शायद मेरे हिसाब से डिजिटल इंफॉर्मेशन को हम प्रिवेंट कर सकते ओके हैं, जितना फाइन। मेरा व्यू है। हाँ, अब सुनिए, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो साइबर सिक्योरिटी है। क्यों? डिजिटल इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा है और उसके अंदर आपका साइबर सिक्योरिटी आ रहा है। डिजिटल इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, यानी डिजिटल इंफॉर्मेशन की दुनिया में साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये आइडेंटिफाई कर लिए सही तरीके से कि नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी है, क्योंकि मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा बताना है। डिजिटल इंफॉर्मेशन, वो डिजिटल इंफॉर्मेशन की एज में, डिजिटल इंफॉर्मेशन के एरा में, इस दुनिया में साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो मुझे इसके बारे में सबसे ज्यादा बताना है। तो जिसके बारे में मुझे सबसे ज्यादा बताना है ना, उसके बारे में मैं मेन बॉडी में लिखूंगी। तो ये है एक पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरा पैराग्राफ। इसमें मैंने सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के बारे में लिखा है। तो फिर इसके, और मुझे एक और चीज, मुझे फिर ऐसे क्वेश्चन में जितने भी वर्ड्स है उसको तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि भाई मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में मेन बोर्ड में बात करनी है, तो फिर मैं इसके बारे में कहाँ पे बात करूं? हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन में बात कर लेते हैं। ओके, तो डिजिटल इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन बात कर लिया। द डिजिटल इंफॉर्मेशन एरा marks a time when technology powers the creation, storage, and exchange of information at unprecedented speed and scale.
It has transformed education, healthcare, governance, making the world more interconnected, knowledge driven and dynamic than ever before. खत्म हो गया। अब मैं कंक्लूजन में आती हूँ। कंक्लूजन में मुझे साइबर सिक्योरिटी मेन की कंपोनेंट और डिजिटल इंफॉर्मेशन अनदर की कंपोनेंट, ये दोनों की कंपोनेंट को अपने कंक्लूजन में लेकर आना है। अगर ये नहीं आता है दोनों की कंपोनेंट मेरे कंक्लूजन में, तो फिर प्रॉब्लम है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सच प्रिपेयर्डनेस। अब देखिए, इंट्रोडक्शन में आपका सिर्फ एक ही की कंपोनेंट आएगा जो कि माइनर सा है, जनरल सा है, जिसके बारे में ज्यादा हमें बात नहीं करनी है मेन बॉडी में। डिजिटल इंफॉर्मेशन के बारे में मेन बॉडी में ज्यादा बात नहीं करनी है, हम लोगों को साइबर सिक्योरिटी के मेन बॉडी में बात करनी है। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन के बारे में हम यहाँ पे बता दिए, तो हमने इसको एड्रेस कर लिया इंट्रोडक्शन में। अब कंक्लूजन में अगर हमें वेल कनेक्टेड कंक्लूजन चाहिए, वेल कनेक्टेड टू क्वेश्चन वाला कंक्लूजन चाहिए, तो अब हमें सारे की कंपोनेंट को कंक्लूजन में लेकर आना होगा। यानी इंट्रोडक्शन में वी विल पार्शियली ओपन द ऐसे क्वेश्चन, we will take only one key component and we will write about it in the introduction, मगर कंक्लूजन में सारे की component लेकर आने होंगे। तो चलिए देखते हैं। Such preparedness is critical in today's environment where incidents like the recent cyber attacks on Mark Spencer shows that even leading global brands are vulnerable. Recognizing these risks, India is strengthening its cyber defenses. So, strengthening security, cyber security आ गया, okay? To protect digital communication, uphold public trust, and ensure a secure, resilient cyberspace in the digital information era. तो देखिए, दोनों लेकर आ गई ना मैं। आपको समझ में आया? तो कैसे आप लोगों को ऐसे पढ़ना है? जैसे ऐसे पढ़ना शुरू करो, सबसे पहले देखो कि इंट्रोडक्शन पार्शियली ओपन हुआ है कि नहीं। इंट्रोडक्शन हमेशा पार्शियली, आधा खुलेगा इंट्रोडक्शन। ब्यूटी तो इसी में होती है ना कि हम धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन को अनफोल्ड करें, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, पैरा बाय। अचानक से पूरा का पूरा ओपन कर दिए। अरे स्टेज का पर्दा भी जो खुलता है ना, वो धीरे धीरे ओपन होता है, एकदम सटक से ओपन नहीं हो जाता है। अंडरस्टूड? वैसे ही ऐसे क्वेश्चन का जो आप कंटेंट तैयार करते हो, तो उसकी ब्यूटी इसी में है कि धीरे धीरे आपको अनफोल्ड करना है ऐसे क्वेश्चन को। तो कैसे? पहले आधा खोलो और फिर यहां पर पूरा ओपन कर दो ऐसे क्वेश्चन को। अब यहाँ पे पूरा ओपन हो गया है। However, this growing dependence on digital system also makes individual, business, government vulnerable to cyber threat, making cyber security, आ गया ना cyber security, a vital safeguard for protecting data, privacy, trust in the digital world. तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने कंटेंट को कोशिश किया है, 274 ऐसे क्वेश्चंस है, प्लस आप ये ऐसे क्वेश्चंस को मिला लो, तो आप समझ लो 300 तो ऐसे क्वेश्चंस विद आंसर्स है। मैंने कोशिश, मेरा फॉर्मेट हमेशा से यही रहा है, हर ऐसे क्वेश्चन के आंसर में मैं यही फॉर्मेट अपनाती हूँ कि मुझे अपने इंट्रो में ऐसे क्वेश्चन को आधा ओपन करना है, कंक्लूजन में पूरा ऐसे क्वेश्चन का जितना भी की कॉम्पोनेंट सारा लेकर आना है, और बीच में जो मुझे एकदम इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट लग रहा है उसके बारे में मुझे अच्छा खासा मेन बॉडी में बात करना है। फिर मैं ये जो है ना, ये जो लिटिल लिटिल चीज है ना, इसके बारे में फिर मैं बात नहीं करूंगी। इसके बारे में मैंने बात कर लिया है, हो गया खत्म। तो ये पिद्दी पिद्दी चीज को पहले ही कर लो, पहले ही इसके बारे में बात करके काम खत्म कर दो, उसके बाद मेन इसके बारे में अच्छा खासा बात करो। अब देखो, अब अच्छा खासा बात कर रहे हैं, चलो। फिर उसके बाद आप मेन बॉडी पढ़ना। मेन बॉडी पहले मत पढ़ना, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे आंसर्स का फॉर्मेट क्या है। ओके, अब देखो, फिर यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी, वाइटल सेफगार्ड, ट्रस्ट इन एआई जनरेटेड कंटेंट। अब मैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर रही हूँ कि एआई जनरेटेड कंटेंट, डीप फेक्स, मतलब देखो साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, ये बात हो रही है। एआई जनरेटेड कंटेंट, डीप फेक, रियल टाइम, सोशल इंजीनियरिंग नाउ बाईपास ट्रेडिशनल डिफेंसेस, while rapid cloud adoption creates new vulnerabilities through misconfiguration and weak APIs, AI powered deepfake, chatbot, phishing further enable। तो यहां पर बात हो रही है क्यों साइबर सिक्योरिटी जरूरी है, वाई। तो वाई का बात कर लिया मैंने, यहाँ पे फ्रॉड है, ये है, वो है, ठीक है, बात कर लिया। अब उसके बाद
साइबर सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात करूंगी कि मैंने सबसे पहले, पता है कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अननोइंगली करते हैं, जानबूझ के थोड़ी करेंगे। पहले सोल्यूशन लिख देंगे फिर प्रॉब्लम लिखेंगे। अरे पहले प्रॉब्लम लिखो ना, फिर सोल्यूशन के बारे में बात करोगे ना, कि पहले ही इंपॉर्टेंस बताना शुरू कर दोगे। इंपॉर्टेंस तभी इंपॉर्टेंस जो है वो तभी इंपॉर्टेंट लगेगा जब उसके पहले आप उसके बारे में बताओगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी बता दिया। उसके बाद क्या क्या कर रहा है, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 का बता दिया। ठीक है, ये सारा चीज बता दिया। फिर टेक्निकल मेजर के अलावा साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन होना चाहिए, स्कूल करिकुलम, ये सब जमीन से जुड़ा हुआ कंटेंट यहाँ पर आ गया। और फिर उसके बाद कंक्लूजन दे दिया, बात खत्म। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कल्चरल डिप्लोमेसी एंड वर्ल्ड पीस। फाइन, अब इसमें कितने वर्ड्स है देखना, 1 2 3 4 5। ओके, अब मुझे आप लोग बताओ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लग रहा है, 5 शब्द में आपको क्या लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। कौन सा वर्ड लग रहा है, अनम्यूट करके बताओ, चैट में बताओ, कैसे भी। एनीबॉडी। ओके, अब सुनो। कल हाँ कल्चरल बोलो। डिप्लोमेसी। कल्चरल डिप्लोमेसी, कल्चरल सिर्फ कल्चरल होगा, बाकी का क्या करूं, डिप्लोमेसी का क्या करूं, सिर्फ कल्चरल तो नहीं हो सकता ना। हम्म, देखो इम्पोर्टेंट जो है वो, ये सब हम सीखेंगे कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कल्चरल डिप्लोमेसी है। ओके, मगर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको वर्ल्ड पीस से कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, वर्ल्ड पीस से। तो वर्ल्ड पीस तो एक्चुअली देखो, वर्ल्ड पीस तो हम लोगों को पता है ना क्या होता है, शांति, विश्व शांति, वो तो हमें पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे पास चॉइस है स्टूडेंट्स, हम वर्ल्ड पीस से शुरू कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस है। ओके, तो वर्ल्ड पीस से शुरू कर सकते हैं, या एक और चॉइस जो मैं यूज करती हूँ, एक तो पहला काम मैं क्या करती हूँ, इंट्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, जब हम ऐसे लिखने बैठते हैं ना, शुरू कैसे करें, ये बहुत प्रॉब्लम होती है, ये मुझे भी प्रॉब्लम होती है ना। तो मेरा तो फंडा एकदम क्लियर है, या तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, या तो मैं उससे शुरू करूंगी, या तो इससे भी ब्रॉडर कंटेक्स्ट में जाके मैं शुरू करूंगी। तो अब देखिए इसको मैंने कैसे शुरू किया, इंट्रोडक्शन। मेनी पॉलिटिकल लीडर्स डोनाल्ड ऑफन प्रायोरिटाइज देयर ओन पावर ओवर एड्रेसिंग द रियल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वर्ल्ड। तो ना तो मैं कल्चरल डिप्लोमेसी से शुरू किया, ना तो वर्ल्ड पीस से। सेल्फ इंटरेस्ट कैन लीड टू अ फेलियर टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट। पहले पीस के बारे में नहीं बताया, पहले कन्फ्लिक्ट के बारे में बताया। कॉजिंग फ्रिक्वेंसी बिटवीन नेशंस। फॉर एग्जाम्पल द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट गाजा हैज कॉज वाइडस्प्रेड सफरिंग वाइल पीस टॉक्स हैव ऑफन बीन, नहीं यहाँ पर हैव बीन होना चाहिए, पीस टॉक्स हैव ऑफन बीन, यहां पर बीन होना चाहिए। पीस टॉक्स हैव ऑफन बीन स्टॉल्ड। ठीक है, तो पीस बहुत बाद में आया, मगर पहले मैंने कन्फ्लिक्ट के बारे में, पीस के बारे में अभी नहीं बात किया, मैंने क्या किया, पहले कन्फ्लिक्ट के बारे में बात किया, फिर पीस के बारे में बात किया। एक क्वेश्चन था जो मैंने खुद ही फ्रेम किया था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज वाइटल फॉर एनवायरमेंट्स हेल्थ, और इस तरह से लिखा था। हाँ, तो मैंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से शुरू ही नहीं किया, मैंने किससे शुरू किया, मैंने अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर से शुरू किया। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर से शुरू करके उसको कनेक्ट किया कि हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है। ओके, देखो क्वेश्चन था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाइटल फॉर हेल्थ, इन्वायरमेंट हेल्थ, किसी का भी है तो मुझे अभी इतना याद नहीं है। तो मैंने सस्टेनेबल, तो इंपॉर्टेंट क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, फिर उसको कनेक्ट करना हेल्थ से। तो मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन मैंने अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर से शुरू किया। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर से शुरू करके ये पब्लिक हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है ये बता दिया, इंट्रो में ही बता दिया। फिर मैंने क्या किया, सेकेंड पैरा में बड़े चालाकी से मैंने बोल दिया भाई
इसीलिए अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखो, क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पब्लिक हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो बस पूरा ऐसे क्वेश्चन सेकंड पैरा में ओपन कर दिया, बात खत्म। तो ये आप पर डिपेंड करता है उस समय एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या क्लिक करता है। तो वैसे ही मैंने क्या किया, वर्ल्ड पीस से ना शुरू करके मैंने कन्फ्लिक्ट से शुरू किया, और कन्फ्लिक्ट से शुरू करके मैं पीस पे आ गई। ठीक है। फिर व्हेन पॉलिटिक्स बिकम इनफेक्टिव, कल्चर, पॉलिटिक्स, यहाँ पे पॉलिटिक्स था जिससे ना पीस टॉक्स स्टॉल हो गए। तो जब पॉलिटिक्स इनफेक्टिव होता है तो कल्चर क्या करता है, वो वर्ल्ड पीस लेकर आता है। अब देखो, ये तो पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ओपन हो गया सेकंड पैरा में। आपको हर हालत में स्टूडेंट्स सेकंड पैरा में ऐसे क्वेश्चन को पूरा ओपन कर देना है। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब हम कंक्लूजन में जाते हैं, है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कंक्लूजन देख लो। इन एन इंक्रीजिंगली फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड, वर्ल्ड पीस आ गया ना। देखो वर्ल्ड पीस है तो मैंने वर्ल्ड पीस भी डाल दिया। cannot be brought about by military alliances or trade agreement alone but by cultural diplomacy, तो cultural diplomacy भी लेकर आ गई। But it demands ethical clarity and a commitment to genuine connection over manipulation. India's model, rooted in Vasudev Kutum, promotes dialogue and cultural plurality, showing that culture is the soul of the। यहाँ पे मैंने इंडिया की तारीफ भी कर दी, बात खत्म। एग्जामिनर खुश तो फिर हम भी खुश। अंडरस्टूड। अब हम मेन बॉडी में आते हैं। मेन बॉडी में मैंने यहां पर लिख दिया कि अब कल्चरल डिप्लोमेसी में क्या आता है, आर्ट आता है। अब मुझे कल्चरल डिप्लोमेसी भी बताना पड़ेगा ना क्या आता है। आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, ट्रेडिशन, ये सारा कल्चरल डिप्लोमेसी होता है। और ये कोऑपरेशन का एरा को हिराल्ड यानी स्टार्ट कर सकता है। अब इसमें मुझे, मैंने 1970 का पिंग पोंग, ये मैंने गूगल सर्च किया है, पिंग पोंग डिप्लोमेसी के बारे में बता दिया। ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया बांग्लादेश सेलिब्रेटेड 53rd मैत्री दिवस, ये बता दिया। फिर उसके बाद, और ये किस तरह से वर्ल्ड पीस लेकर आई ये बताना जरूरी है, सिर्फ पिंग पोंग डिप्लोमेसी से नहीं होगा। देखो, क्रिएटिंग द ओपनिंग फॉर प्रेसिडेंट निक्सन हिस्टोरिक विजिट टू चाइना, वर्ल्ड पीस। मतलब यूएसए का चाइना विजिट कर रहा है तो वर्ल्ड पीस। ओके। फिर इंडिया बांग्लादेश में डिस्पाइट टेंशंस ओवर इलीगल इमिग्रेशन, फिर भी इंडिया बांग्लादेश अपना मैत्री दिवस सेलिब्रेट किया था। द इवेंट डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ कल्चरल डिप्लोमेसी कैन ईज कन्फ्लिक्ट्स। अब तो सिर्फ कल्चर डिप्लोमेसी बात नहीं करनी पड़ेगी आपको, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा पीस से। मगर फिर कल्चर डिप्लोमेसी बहुत चैलेंजेस फेस करता है in fulfilling its objective of world peace. Often countries act selectively, criticizing some nation for human rights abuses while maintaining close ties with others, है ना। किसी किसी को ह्यूमन राइट्स की क्रिटिसाइज करेगा और जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है उसी के साथ वो उन लोगों का क्लोज टाइज रहता है ना। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज ने कितना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है कोलोनाइजेशन के समय, कितना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है। वो लोग ही बात कर रहे हैं लेबर राइट्स वायलेशन की। हिपोक्रेसी है ये। ठीक है। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट समटाइम्स यूज कल्चरल प्रोग्राम्स लाइक चाइनाज का इंस्टीट्यूट टू इम्प्रूव देयर ग्लोबल इमेज। चाइना ये सब कर रहा है ताकि उसका ग्लोबल इमेज बढ़े, अच्छा रहे, और अपना खुद के सिटीजन्स का फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। अंडरस्टूड। तो ये क्या है, हिपोक्रेसी है। फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वो भी एक चैलेंज है। इंडिया पाकिस्तान आर्टिस्ट और क्रिकेटर्स, है ना, तो उनको बॉयकॉट होता है, ये भी जमीन से जुड़ा कंटेंट है। Public criticism during period of political tension between the two countries. In such situation, practicing cultural diplomacy becomes more challenging as efforts to foster dialogues can be undermined by rising mistrust. Okay. अब देखिए कितना आसान सा है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। अब इसमें बताइए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स का है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है बताइए, कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा ना वही जाएगा मेन बॉडी में, जिसके बारे में मैम आपको बात नहीं एग्रीकल्चर। करनी है। बोलिए। मैम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और and climate change. और इसमें कितने की कॉमेंट्स है वो देख लें। वन, जो इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज और इंडियन एग्री, ये तीन है। अब बोलो। Indian agriculture first, then climate change second. Impact of climate change. और कौन, इसके अलावा
अमन, नहीं। अब देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर बड़ा, क्लाइमेट चेंज, ओके, ये उससे छोटा, ऑब्वियसली इससे छोटा है, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर पे क्लाइमेट चेंज का असर, तो ये जो असर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट। तो अगर मैं सिर्फ क्लाइमेट चेंज और इंडियन एग्रीकल्चर लिखूं, तब तो क्लाइमेट चेंज का हम कॉजेस भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब क्लाइमेट चेंज का हम बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं, मगर ये ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बाउंड्री सेट कर रहा है कि आपको सिर्फ इम्पैक्ट पे बात करनी है और किसी पे नहीं। तो एक्चुअली इम्पैक्ट ही आपका जाएगा मेन बॉडी में। ओके, अगर आप लोग इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हो, तो फिर इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी, जीडीपी के बारे में बताना पड़ेगा, कितने पॉपुलेशन इंगेज्ड है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या क्या चैलेंजेस है, उसमें एक चैलेंज क्लाइमेट चेंज है, एक, मगर बहुत सारे आप चैलेंजेस लिख सकते हो। अगर सिर्फ क्लाइमेट चेंज को आप इंपॉर्टेंट मान रहे हो बहुत ज्यादा, उसमें भी प्रॉब्लम है। फिर क्लाइमेट चेंज का आपको कॉजेस देना पड़ेगा, उसमें एक कॉज इंडियन एग्रीकल्चर है। इंडियन एग्रीकल्चर इज द कॉज फॉर क्लाइमेट चेंज, यू नो व्हाई? क्योंकि एग्रीकल्चरल एमिशन होता है, ठीक है, सॉइल हेल्थ खराब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, अंडरस्टूड। तो इन्वायरमेंट पे तो इफेक्ट पड़ रहा है, फाइन। तो अगर क्लाइमेट चेंज को बहुत ज्यादा आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इसमें आपको लगता है सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करनी पड़ेगी, तो फिर तो प्रॉब्लम है। मगर आपको किसके बारे में बात करनी, जैसे ही आप इम्पैक्ट बोलोगे, आप यहीं पे थम जाओगे, एकदम रुक जाओगे। आप समझ जा रहे हैं, इसके इसके ऊपर नीचे तो और कुछ बात ही नहीं करनी है मेरे को। इम्पैक्ट, तो मेरा जो है ना, देख लो, मेरा फंडा क्लियर है। और आप लोग भी ऐसे लिखते लिखते ना, आप अपना भी फंडा क्लियर कर लेना। अभी तो हमने ऐसे पढ़ाया ही नहीं, अब मैं सीधे मैं बता रही ऐसे कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, फंडा क्लियर है, मुझे पता है इम्पैक्ट के बारे में बताना है, तो मैंने सेकंड पैरा से इम्पैक्ट शुरू कर दिया, ना इधर का ना उधर का, सिंपल। तो अब मैंने इंट्रो किससे शुरू किया? क्लाइमेट चेंज से, और एग्रीकल्चर भी आ सकता है इसमें। क्लाइमेट चेंज is a slow yet powerful shift in our planet's natural balance, disrupting familiar pattern of weather, ये it brings extreme weather, melting ice। तो मैंने सिर्फ क्लाइमेट चेंज के बारे में बात किया, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर इज among the most affected due to climate change as it depends heavily on predictable weather। तो मैंने एग्रीकल्चर भी लेकर आ गई, ठीक है, ओके, और क्लाइमेट चेंज भी लेकर आ गई, बात खत्म। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर दिया, खत्म बात। इंडियन एग्रीकल्चर को भी बता दिया, हो गया, फाइन। अब मुझे सिर्फ इम्पैक्ट बताना है, तो अब इम्पैक्ट देखो, नहीं, अब कंक्लूजन में आओ। क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ डिस्टेंट थ्रेट, ये नॉट अ डिस्टेंट थ्रेट, आपको ये मिल जाएगा गूगल में, बहुत मिलेगा। ये ना कोई बहुत दूर वाला थ्रेट नहीं है, हमारे नजदीक आ रहा है। इट इज ऑलरेडी अंडरमाइनिंग द फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी आ गया, द वेरी सोर्स ऑफ आवर फूड। इफ लेफ्ट अनचेक्ड इट विल ultimately threaten the food security of millions. Protecting agriculture from climate change is not just an environmental need, it is a fight to safeguard the future of our plates and our people. Okay, ये हो गया कंक्लूजन। अब मुझे इफेक्ट पे बात करना है। अगर मेरे इसमें अफेक्ट में कहीं से मैं डेविएट होती हूं, तो फिर प्रॉब्लम है इसके कंटेंट में, ओके। तो दीज चेंजेस आर फोर्सिंग फार्मर्स टू ऑल्टर ट्रेडिशनल क्रॉपिंग पैटर्न, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से फार्मर्स फोर्स हो रहे हैं अपने क्रॉपिंग पैटर्न को ऑल्टर करने में। शिफ्ट्स are pushing them towards different crops or farming methods, sometimes without adequate knowledge, resources, infrastructure to make the transition smoothly. In some region, erratic monsoon have pushed farmers from rice to drought-resistant millet, but its weak market leave them financially vulnerable. Climate change से soil challenge होता है, फिर ये सारा मैंने बता दिया। फिर उसके बाद आईसीआर रिपोर्ट अर्जेस अर्जेंट एडॉप्शन। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सोल्यूशन, अब प्रॉब्लम के बारे में बता दिया, फिर सोल्यूशन तो बताना पड़ेगा ना, तो सोल्यूशन बता दिया यहाँ पे, और फिर उसके बाद कंक्लूड कर दिया। अब नेक्स्ट देखो, विमेन्स हेल्थ, इसके बारे में बताओ। सबसे पहले हम देख लें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो यूपीएससी की खास बात है, लंबे लंबे सेंटेंसेस फ्रेम करता है, ओके।
तो अब इसमें आप लोग बताओ कि क्या इंपॉर्टेंट है, बताइए स्टूडेंट्स। तो क्लाइमेट चेंज, विमेन्स हेल्थ, धर्म ने बोला विमेन्स हेल्थ है इंपॉर्टेंट, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है? First women's health, then journey, then resilience and empowerment. ऐसे नहीं होगा, ऑर्डर में नहीं होगा। देखो, विमेन विमेन हेल्थ है बड़ा, ठीक है, उसके अंदर क्या आ जाता है? रेजिलियंस आ जाता है, एम्पावरमेंट आ जाता है। यस और नो? Yes. रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कितनी भी विपदाएं आए, कितनी भी विपदाएं आए, हम स्ट्रांग खड़े रहेंगे, वी विल स्टैंड स्ट्रांग। ये है रेजिलियंस। ओके, और ये एम्पावरमेंट है। तो हम लोगों को बेसिकली इसके बारे में बात करनी है और एम्पावरमेंट के बारे में बात करनी है। तो मैं देखती हूँ कैसे ये ऐसे क्वेश्चन कैसे शुरू हुआ है। ठीक है, हेल्थ के बारे में आप खुद सोचो। देखो, अगर आप लोगों को किसी को भी लगता है ना हेल्थ है इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप हेल्थ के बारे में सोचोगे ना, तो आप रुकोगे नहीं, आपको थमना जरूरी है। आप थमोगे नहीं, आप क्या सोचोगे? हेल्थ। तो विमेन्स का हेल्थ अभी एट प्रेजेंट, विमेन के हेल्थ को क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, अगर आप सोचोगे। ठीक है, तो अगर प्रेगनेंसी अफेक्ट करता है विमेन्स के हेल्थ को, बहुत जबरदस्त इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर दूसरा, अगर सपोज छोटे बच्चे का हम ले ले तो मैल न्यूट्रिशन, ठीक है, मैल न्यूट्रिशन इफेक्ट करता है। वर्कलोड, विमेन जितना ज्यादा काम करते हैं उतने मेल्स नहीं काम करते हैं, वर्कलोड उसके हेल्थ को इफेक्ट करता है। राइट, विमेन रिलेटेड जो डिजीजेस हैं उसके बारे में आप बात कर सकते हो, आप थमोगे नहीं, फिर आप कॉजेस के बारे में बात करोगे। ओके, फिर इसका सोल्यूशन, तो आप थमोगे नहीं। थमोगे कैसे? जैसे ही आप बोलोगे कि विमेन का हेल्थ एक जर्नी है, रेजिलियंस का, एम्पावरमेंट का, तो यहाँ पे आप थमोगे। जहां पे आप थमोगे ना, वैसे और भी तरीका है समझाने का, जब हम ऐसे पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर हेल्थ के बारे में बताना है। ओके, फिर रेजिलियंस एम्पावरमेंट बताना है मेन बॉडी में, और उसके बाद यहाँ पे हमें बताना है, यहाँ पे फिर हम कंक्लूजन देंगे। तो ठीक है, पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, इस बार इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, देखते हैं क्या है। Women's body experience major transition from puberty to pregnancy and menopause to post menopause। जितना women का बॉडी अंडरगो करता है ना चेंजेस उसके बॉडी में, उतना मेन का बॉडी नहीं चेंजेस अंडरगो करता है जितना विमेन का बॉडी करता है। पहले प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, सबका अपना एक डिस्टिंक्ट हेल्थ चैलेंजेस है, जिसकी वजह से दिस कंट्रीब्यूट टू विमेन स्पेंडिंग 25% मोर टाइम इन पुअर हेल्थ देन मेन। विमेन का हेल्थ सबसे ज्यादा खराब होता है मेन की अपेक्षा, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। A disparity known as gender health gap. This gap is most severe in low income and marginalized communities with limited access to maternal care, family planning, and disease prevention. प्रेगनेंसी सबसे खतरनाक, बोलते हैं कि महिला का दूसरा जन्म होता है, when she gives birth to a child, remains a leading cause of death, while mental health condition, gender specific diseases like cervical cancer, पीसीओएस तो बहुत कॉमन है विमेन में, ये मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड डिजीज है, ऑफन गो अंडर डायग्नोस्ड एंड अंडर फंडेड, रिड्यूसिंग विमेन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहां पर मैंने सिर्फ विमेन के हेल्थ के बारे में बात किया है, सिर्फ विमेन के हेल्थ। ओके, तो एक्चुअली मुझे इंट्रोडक्शन में इसी के बारे में बात करना है। मुझे अब रेजिलियंस और एम्पावरमेंट के बारे में यहाँ पे बात करना है। मुझे हर जगह रेजिलियंस नजर आ रहा है, पता नहीं मैंने एम्पावरमेंट के बारे में बात की है कि नहीं, चलिए देखते हैं। अगर नहीं बात की है ना तो प्रॉब्लम है इसके कंटेंट में, फाइन, देखते हैं। मगर पहले हम कंक्लूजन में आएंगे। रेजिलियंस इन हेल्थ फ्यूल्स एम्पावरमेंट, ओ लेकर आई हूं मैं, ठीक है। इनेबलिंग, अगर रेजिलियंस होगा तो एम्पावरमेंट होगा। इनेबलिंग वेमेन टू बिल्ड, देखिए एक चीज बताऊं, अगर वेमेन का हेल्थ सही है ना, अगर आपकी माँ का हेल्थ सही है, आपकी सिस्टर का हेल्थ सही है, तो आपको ना, या किसी को भी घर के मेंबर को ना, घर का
क्या चीज कहाँ रखा है, क्या नहीं रखा है, पूरा जो होम मेकिंग सिस्टम है ना, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। मगर अगर किसी के भी घर में फीमेल की हेल्थ खराब रही ना, तो सब मेसी रहेगा। घर का पूरा वातावरण मेसी रहेगा, घर की चीजें मेसी रहेगी। फाइन। तो क्या लिखा है, इनेबलिंग वुमेन टू बिल्ड स्ट्रांग फैमिलीज। स्ट्रांग फैमिली रहेगी, बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी सी होगी। अगर विमेन का खुद का हेल्थ अच्छा है, तो वो बच्चों को ज्यादा टाइम दे पाएगी और अच्छे से टाइम दे पाएगी, बच्चे के एजुकेशन में टाइम दे पाएगी। तो जो बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा, नेशन का एसेट बनेगा, इकोनॉमी से कंट्रीब्यूट करेगा। तो फैमिलीज, इकोनॉमीज, नेशन। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स इंडिया, ये हैव एडवांस मैटरनल मेंटल हेल्थ हेल्पिंग women थ्राइव, येट मोस्ट हेल्थ सिस्टम ओवरलुक women. Closing this gap through collaboration can make women's health a powerful driver for empowerment, productivity and leadership. तो मैं सब कुछ लेकर आ गई, मतलब कंक्लूजन में मैंने सारी चीजें लेकर आ गई। अब मैं कंटेंट देखती हूँ। मेन बॉडी, रेजिलियंस हेल्प्स women overcome with health challenges, maintain well-being, lead fulfilling lives, build through health education, empowers, चलो empower भी आया है, to understand their bodies, hormonal shifts, prevent, जितना हार्मोनल imbalance women में होता है ना, men में नहीं होता है, enabling early risk detection, healthy habits, informed decision, in reproductive health, choices, contraception, family planning, fertility, improve outcomes, clear evidence-based guidance, transform women into active decision maker, fostering resilience by enabling proactive health management। ठीक है, बहुत क्लैरिटी नहीं है इसमें, इस पैराग्राफ में, मैं सही बता रही हूँ, मुझे अभी पढ़ के लग रहा है इसको हम बेटर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट एडिशन में इसको बेटर करने की कोशिश करूंगी। फिर रेजिलियंस इन वुमेन्स हेल्थ केयर इज नॉट जस्ट अबाउट ओवरकमिंग इलनेस, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट। ये अच्छा है। Good health empowers women to participate more fully in the economy, manage responsibilities at home, जो अभी मैं आपको बोल रही थी, workplace, take active role in decision making. This empowerment extends to reproductive choices, allowing women to plan their families. Women को families plan करने के लिए नहीं दिया जाता, ये हक ही नहीं है। ये फैमिली के दूसरे मेंबर्स डिसाइड करते हैं, अब उनको बेटी हो गई, अब उनको बेटा चाहिए, हमको और दो बच्चा चाहिए। women नहीं डिसाइड करती। आई टेल यू, दिस इज द ब्रूटल रियलिटी। Raise healthier children, invest in the education which strengthens the next generation. Its benefit extends to the economy as healthier women contribute more effectively to the workforce, drive productivity, support the well-being of families and communities. When women are healthy and informed, they gain confidence, capability and autonomy to influence their communities, lead in governance, thrive, drive entrepreneurship. ये तो पैराग्राफ बहुत अच्छा है। इस पैराग्राफ में ना क्लैरिटी मिसिंग है, सब कुछ दिया हुआ है मगर थोड़ा सा मुझे हौच पौच लग रहा है। एनीवेज, आपको समझ में आ गया। ये तो आपका कोड बेस्ड क्वेश्चन है जो अभी मैं नहीं लूंगी इसको। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी हम लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। अ थ्रेट टू वर्ल्ड ट्रेड। अब मुझे बताइए, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा? इसमें 7 वर्ड्स है। अब मुझे बताओ इसमें कितने की कंपोनेंट्स है, पहले ये देखो कितने की कंपोनेंट्स है, बताइए। 3 key components: कौन कौन cryptocurrency, से हैं? threat, and world trade. वेरी नाइस, क्रिप्टो। Cryptocurrency, threat, and world trade. वेरी वेरी नाइस। अब इन तीन कंपोनेंट में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा लिखना है, जहां पे आप थम जाओगे, बोलेगे अब उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, वो वाला थमने वाला कौन सा की कंपोनेंट है? हम्म। और मनीष ने थ्रेट बोला है, क्रिप्टो एंड थ्रेट। देखो, क्रिप्टो एंड थ्रेट में एक ही बताओ, क्योंकि कनेक्शन तो आपको करना ही है ना। अगर आप थ्रेट बोलोगे तो किसका थ्रेट? क्रिप्टो का ही, मगर किस? ओके, थ्रेट है आपका। सबसे ज्यादा आपको थ्रेट के बारे में बात करना है कि क्रिप्टो करेंसी कैसे थ्रेट है वर्ल्ड ट्रेड के लिए। अगर मैंने मेन बॉडी में ये चीज एड्रेस नहीं की है तो इस ऐसे में प्रॉब्लम है। ओके, तो अब मैं इंट्रो में क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर सकती हूँ, या तो मैं वर्ल्ड ट्रेड के बारे में बात कर सकती हूँ, इन दोनों के बारे में बात कर सकती हूँ, मगर मैं थ्रेट के बारे में बात नहीं करूंगी। ओके,
तो देखते हैं किसके बारे में बात हुई है। इन recent decades, advanced economies have shifted toward digital and knowledge-based system, prompting central banks to explore digital currencies like digital euro. आ गया, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की है। This follows the rise of cryptocurrencies such as Bitcoin, which emerged after the global financial crisis due to declining trust in bank. Since then, cryptocurrency market has grown rapidly, reaching trillions and highlighting digital money's growing importance. हो गया, ठीक है, मैंने इसको एड्रेस कर दिया है। अब मुझे बार बार क्रिप्टो करेंसी क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी मेन बॉडी है, ठीक है। ये खत्म। अब मुझे ना देखना है वर्ल्ड ट्रेड के बारे में कहीं बताया है या नहीं बताया है, मगर इसके पहले हम कंक्लूजन में जाते हैं। कंक्लूजन में सारे की कमेंट्स होने चाहिए। क्रिप्टो करेंसी आ गया है। क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन्स कैन बूस्ट एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट, सपोर्ट ग्लोबल ट्रेड। ट्रेड भी आ गया, खत्म। बट केयरफुल रेगुलेशन इज नीडेड टू मैनेज फाइनेंशियल, लीगल, सिक्योरिटी रिस्क। रिस्क मतलब थ्रेट आ गया है। अंडरस्टैंडिंग दीज चैलेंजेस हेल्प बिजनेस एंड पॉलिसी मेकर्स लेवरेज देयर इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन ग्लोबल मार्केट। ठीक है, सारा ही आ गया, ओके। तो सही है कंक्लूजन भी, और एक मीनिंगफुल भी है, ओके, ऑप्टिमिस्टिक भी है। अब थ्रेट के बारे में अगर मैंने मेन बॉडी में नहीं बताया है तो फिर प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी एंड ऑपरेट्स ऑन डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दिस टेक्नोलॉजी इनेबल्स फास्टर, सेफर एंड चीपर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एक्सेस टू इंडिविजुअल बिजनेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम। मैंने थ्रेट के बारे में नहीं बताया है, मैं तो इसमें एडवांटेज बता रही हूँ क्रिप्टो करेंसी का, ओके। पूरा यहाँ तक एडवांटेज है। फिर यहाँ दे ऑल्सो प्रोवाइड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यहाँ पर भी एडवांटेज अगेंस्ट फ्रॉड। तो ये थोड़ा सा कंटेंट में प्रॉब्लम है, वो मैं बता रही हूँ। अब देखो, अब आया है थ्रेट। यहां पर भी थ्रेट नहीं आया है, ठीक है। यहां पर भी थ्रेट नहीं आया है। ये ऐसे कंटेंट में प्रॉब्लम है और मुझे जेन्युइनली इसको ठीक करना पड़ेगा, फाइन। अब यहां पर थ्रेट आया है, बट क्रिप्टो करेंसी आर नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया, बट ट्रांजैक्शंस इन वर्चुअल डिजिटल इंक्लूडिंग आर परमिटेड टैक्स रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी ड्यू टू इवॉल्विंग लॉस, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, कॉशन रेगुलेटर। नहीं है, ये कंटेंट अच्छा नहीं है स्टूडेंट्स। द रीजन इज दैट क्रिप्टो करेंसी आर लार्जली स्पेक्युलेटिव। अब थ्रेट के बारे में आ रहा है असली में। No direct economic purpose, so a sudden market collapse could cause widespread losses. While such a fallout might be contained if crypto market remained isolated, but their growing interconnectedness with broader financial system amplifies the threat. The introduction of new financial products, aggressive marketing, expanded service by major payment network like ये increases the exposure. अब सुनो, अब ये जो कंटेंट दिया है ना मेन बॉडी में, ये कंटेंट बहुत अच्छा नहीं है। इनफैक्ट अच्छा ही नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? इसलिए क्योंकि मुझे इसमें थ्रेट के बारे में बात करना है। अगर मुझे थ्रेट के बारे में बात करना है तो थ्रेट के पहले मुझे इसका एडवांटेज बताना होगा। तो एडवांटेज बताने के लिए मैंने क्या किया है, 1 2 3 4, मैंने 4 पैराग्राफ लिया सिर्फ एडवांटेज बताने के लिए। अब एग्जामिनर अगर ये इसका इवैल्यूएशन करेगा इंट्रोडक्शन में तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ अच्छा इंट्रोडक्शन, मगर वो इसको ढूंढता रह जाएगा, इसको ढूंढता रह जाएगा। बोलेगा अरे थ्रेट कहाँ है, अभी ये एडवांटेज के बारे में, अरे थ्रेट कहाँ है यार, थ्रेट कहाँ है, थ्रेट कहाँ है। थ्रेट पहुंच रहा है इधर। सोचो, कंक्लूजन के जस्ट पहले थ्रेट है, तो वो मुझे क्या मार्क्स देगा? वो मुझे इसमें मार्क्स नहीं देगा। अंडरस्टूड? तो आपको क्या करना चाहिए? जो मैंने इसमें गलती की है, पता नहीं कैसे कर लिया, मगर हो जाता है, इंसान हूं मैं। अब आपको क्या करना है, ये जो है ना इस इंट्रो को हटा देना है। मतलब क्या करना है, अगर मुझे इसको करेक्ट करना पड़े तो मैं क्या करूंगी? मुझे करेक्ट तो करना ही पड़ेगा इसको। क्या करूंगी? इन रिसेंट डिकेड एडवांस हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स डिजिटल नॉलेज बेस्ड प्रॉम्प्टिंग एंड एक्सप्लोर, दिस फॉलोज द राइज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, यहां पर छोड़ दो इसको, और या इसको और छोटा कर दो, सीधे क्रिप्टो करेंसी की बात करके फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन में ही क्रिप्टो करेंसी का एडवांटेज बता दीजिए। इंट्रोडक्शन में इतना छोटा बताइए, मतलब 5-6 लाइन में पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए। इतना लंबा एडवांटेज बताने की जरूरत नहीं है। और सेकेंड पैरा से यू स्टार्ट विद द थ्रेट। थ्रेट से शुरू कर दो। फिर थ्रेट आप एक 3 पीसेस ऑफ थ्रेट लो, ठीक है, और उसको 3 पैराग्राफ में डिवोट कर दो और फिर कंक्लूड करो। ये वाला जो ऐसे कंटेंट है, इसमें मुश्किल से
4 या 5 मिलेंगे मुश्किल से, क्योंकि आपने नहीं, मैंने क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया है। और क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि थ्रेट के बारे में बात करना, और मैंने सबसे ज्यादा किसके बारे में बात की, एडवांटेजेस के बारे में, इसीलिए प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स? तो आपको कैसे पढ़ना है आपको समझ में आ गया। हर एक ऐसे, और इनफैक्ट आप मेरे ऐसे कंटेंट को आप इवैल्यूएट भी कर सकते हो। जितना इवैल्यूएट करोगे, इवैल्यूएशन मोटिव से भी करोगे ना, तब भी आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी। अच्छा, मैम ने ये वाला लिखा है, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, क्वेश्चन को ज्यादा एड्रेस अच्छे से हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो आपको खुद जब आप लिखोगे ना, तो आप सेल्फ क्रिटिकल होगे कि हाँ नहीं, ये मैंने गलत लिखा है। अंडरस्टूड? जैसे अभी मैं सेल्फ क्रिटिकल हो रही हूँ, तो बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने 2025 कर लिया है। एक बार मैं देखना चाहती हूँ मैंने ठीक से ऐसे लिखा है कि नहीं। अंडरस्टूड? क्लियर? अब बाकी आर्गुमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्गुमेंट आप लोग जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ोगे, मगर ऐसे को पढ़ने का यही तरीका है। अच्छा, अब मुझे बताओ, कोई आप लोगों को क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? कोई क्वेश्चन? ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर कल हम मिलते हैं। कल एक वीडियो क्लास होगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, और उसके बाद से आप लोगों का शुरू हो जाएगा राइटिंग प्रैक्टिस। तो गियर अप, लिखोगे तभी मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।